अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अकाउंटिंग जो अब हमारा सब्जेक्ट है और इसमें भी मुझे काफ़ी उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोगों ने अच्छी खासी अपनी स्किल्स डेवलप कर ली होंगी और आई होप कि जो हमारा पर्पस था कि हम अकाउंटिंग को सही तरीके से समझ पाएँ उसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे और आई होप कि ये लेक्चर्स आपको हेल्प कर रहे होंगे अकाउंटिंग को समझने में। और कोशिश तो यही है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर अंदाज से जो है ना वो अकाउंटिंग पढ़ा दी जाए कि ये प्रोसेस पूरा होता गया है। मैंने इसीलिए एक केस अडॉप्ट किया और उसी केस को जो है ना थ्रू आउट जो हमारा अकाउंटिंग साइकिल था कि हमारा अकाउंटिंग साइकिल जो अ, हमारा ट्रांजैक्शन से स्टार्ट होता है और फिर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जा कर के एंड होता है। तो अब हम उसके तकमील की तरफ बढ़ रहे हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि हाउ टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हमने शुरू में ही बात की थी कि दो बड़े इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स होते हैं। ये- तो दीज स्टेटमेंट्स आर इनकम स्टेटमेंट, द अदर वन इज बैलेंस शीट। तो इनकम स्टेटमेंट जैसा कि हमें पता है कि द स्टेटमेंट विच measures द financial performance of the business. It measures the financial performance of the business at the end of any particular period of time. ठीक है कि जो हमारा टाइम पीरियड प्रिंसिपल है कि हम कहते हैं ना कि हमारी जो बिजनेस है उसकी इकोनॉमिक लाइफ जो है उसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यानी लेट्स से फॉर मंथ्स, बाय क्वार्टर्स, बाय एनुअल या फिर एनुअली। तो हम उस लाइफ को बिजनेस ने और इसके क्योंकि कॉन्टिन्यूसली उसने प्रोसेस चलते रहना है, अपने प्रोसेसेस को अपने ऑपरेशंस को उसने कंटिन्यू रखना होता है। लेकिन उन ऑपरेशंस को हम उसकी असेसमेंट करने के लिए कि हाउ द बिजनेस इज परफॉर्मिंग एंड व्हाट आर इट्स फाइनेंशियल साउंडनेस। so we need to break up the life of the business into small टाइम पीरियड्स। तो लेट्स से जैसा कि इसमें हमने लिया हुआ है कि हमने जस्ट एक मंथ की ट्रांजैक्शंस को उस केस में हमने पूरा प्रोसेस किया। यानी ये एक अकाउंटिंग साइकिल जो था, अकाउंटिंग जो पीरियड था वो हमने सिर्फ एक मंथ को रखा हुआ था, दैट्स जनवरी 2000। तो आज के टॉपिक में हम सीखने जा रहे हैं कि हाउ टू प्रिपेयर द income statement. So first of all, we need to understand what the income statement is. Income statement is a statement which measures the financial performance of the company at the end of any particular period of time. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एट द एंड ऑफ, यानी इनकम स्टेटमेंट आपकी यानी इन बिटवीन द इकोनॉमिक लाइफ जो है ना वो नहीं बना सकते। ये आपने कोई ना कोई इकोनॉमिक पीरियड चूज करना है क्योंकि इसमें हमने मैच करना होता है अपने रेवेन्यूज को एक्सपेंसेस के साथ, ताकि हमें पता चल सके कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है या फिर लॉस कर रहा है। यानी हमें यहाँ से इसका पता चलता है, जो मैचिंग प्रिंसिपल है हमारा गैप का वो हमें यही कहता है, वी नीड टू मैच द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऑफ द सेम पीरियड। कि सेम पीरियड्स के रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को मैच करना है और उसको देखना है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। और इसे हम उस वक्त तक मैच नहीं कर सकते जब तक कि हमारी इकोनॉमिक लाइफ जो है ना वो कंप्लीट नहीं हो जाती। तो इसलिए हम कहते हैं कि द स्टेटमेंट विच मेजर्स द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ एनी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए हमें जिसकी ज़रूरत होती है वो होता है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। कि हमें एक क्लासिफाइड और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की ज़रूरत है जिसमें हमारे जितने भी अकाउंट्स हैं और जो उसमें हमें जहाँ जहाँ करेक्शंस या एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड थी वो हमने करी
और उसके बाद हमारे पास एक एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना, और ये आप देख रहे हैं, जो कि हम पिछले अपने लेक्चर में इसको कंप्लीट कर चुके हैं। और हमने देखा कि हमारा ट्रायल बैलेंस जो था वो उसकी डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल थी। तो इसलिए हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास जब भी हम इनकम स्टेटमेंट बनाने जाएंगे तो हमारे पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस नहीं होगा तो फिर हम प्रॉपर इनकम स्टेटमेंट मुहैया नहीं कर सकें, और हमारे वो गैप को इन अकॉर्डेंस विद द गैप नहीं होगा। यानी हमारा जो गैप है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली अगर हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है तो फिर हमें एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस रिक्वायर्ड होगा। क्यों कि, और साथ ही साथ हमने रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल और एक्सपेंसेस रिकग्निशन प्रिंसिपल को भी फॉलो करना है, और साथ ही साथ मैचिंग प्रिंसिपल को भी हमने फॉलो करना है इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द वैलिड, प्रूडेंट और इफ़ेक्टिव स्टेटमेंट्स। तो इसलिए जहाँ जहाँ हमें रिक्वायर्ड होता है कि हमने अपने अक्रूवल्स और डेफरल्स को एडजस्ट करना, तो वो फिर एडजस्ट करते हैं हम, उसकी एडजस्टिंग एंट्रीज हमें रिक्वायर्ड होती हैं। हमने वो एडजस्टमेंट्स सीख लिए हैं पिछले लेक्चर में, और आज हम सीखने जा रहे हैं कि हाउ टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट्स। और इनकम स्टेटमेंट का मैंने बता दिया आपको। अब इनकम स्टेटमेंट जो है, सबसे पहले हमने कंपनी का नाम लिखना है, जैसा कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ABC इंटरप्राइजेज है हमारे पास। और उसके बाद हमने कि अब हम करने क्या जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट, वी नीड टू मेंशन ओवर हेयर, एंड देन वी हैव टू मेंशन फॉर the period for the month of January 2000, as we are preparing the financial statement, income statement particularly for the month of January 2000। और इनकम स्टेटमेंट जो होता है वो हमारा नॉर्मली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो हमारे सेल्स को कवर करता है। सेल्स रेवेन्यू मींस के हाउ मच सेल्स वी हैव डन इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो फर्स्ट पार्ट जो होता है वो सेल्स को। सेकंड पार्ट जो होता है वो उसमें हमने कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि उस दौरान जितनी भी चीज़ें हमने बेची हैं उनकी कितनी कॉस्ट थी। फर्स्ट नंबर पे सेल्स, सेकंड नंबर पे कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि उन सेल्स जो हमने जनरेट की हैं फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, तो उनकी कॉस्ट क्या थी, उनकी परचेज प्राइसेस क्या थी, उस पर कौन कौन से फर्दर एक्सपेंडिचर या उसको सेल अवेलेबल फॉर सेल करने के लिए हमने उनकी कॉस्ट प्राइस जो है ना वो फाइंड आउट करनी है। तो उसको हम नॉर्मली CGS कहते हैं, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि जो चीज़ें हमने बेची उनकी कितनी कॉस्ट है। थर्ड पार्ट जो होता है उसमें हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करना है, कि बिजनेस के ऑपरेशंस को कंटिन्यू करने के लिए हमें जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करने पड़े वो कौन कौन से थे। यानी हमारे जो शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस थे या लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस जो भी हम कर रहे थे, तो उनको हमने देखना है और उनकी टोटल बैलेंस जो है ना वो फाइंड आउट करना है और हमने देखना है। क्योंकि हमने सेल्स को, एक तो सेल्स में से एक तो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो हमने सेल की हैं उनको माइनस करना है, फिर जो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू करने के लिए जो हमें एक्सपेंसेस वो भी हमने उसमें से माइनस करने हैं, और फिर उसमें अदर कोई इनकम या लॉस है तो वो भी हम उसमें शामिल करते हैं। तो इस तरह से ये 4 पार्ट्स पे डिवाइडेड होती है। तो लेट्स सी कि अब हम इसको देखें और कि हम इनकम स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। और एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों से करना चाहूँगा वो ये कि ये जो प्रोफार्मास हैं, इनकम स्टेटमेंट प्रोफार्मा, इसको थोड़ा सा आपको जहन नशीन करने की ज़रूरत है, इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये एक दफ़ा आप इसको, यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये कहूँगा कि इसको रट्टा लगा लें। अगर आप इसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट देंगे, क्योंकि ये इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट जो है
ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स होती हैं और ये थ्रू आउट योर कैरियर, either being a student or being a professional, you have to go through with it throughout your career। यानी यहाँ पे भी जब फर्दर आप एडवांस कोर्सेज पढ़ेंगे अकाउंटिंग से, फाइनेंस से रिलेटेड, तो वहाँ पे आपको इन स्टेटमेंट्स की जो ना बड़ी ज़रूरत होगी, इनकी अंडरस्टैंडिंग होगी, तो फिर ही आपको बार बार आप इनको एक इफ़ेक्टिव वे में जो है ना इनकी रिप्रेजेंटेशन कर सकेंगे। और तो इसलिए इसको रट्टा लगा लें तो बेहतर है, और रट्टा नहीं भी लगाते तो कम से कम इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होना ज़रूरी है, जैसा तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इसका सेल्स से है, तो हमने अपने यानी ये जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया है, तो इसमें हमने देखना है कि हमारा सबसे पहला जो है ना वो सेल्स कितने हैं। तो ये है सेल्स रेवेन्यू। तो सेल्स रेवेन्यू हमने यहाँ पे ये मेंशन करना है, और उसकी अमाउंट जो है वो एक कॉलम छोड़ के, ये जैसा कि हम कॉलम्स हैं, तो ये कॉलम छोड़ के आपने आगे ये जो ना मेंशन कर दी उसकी अमाउंट। ये देखें सेल्स रेवेन्यू और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, हमने 76,000 ले लिया आराम से ईजिली। अब सेल्स रेवेन्यू से हमने ये डॉलर साइन मैंने लगा दिया, तो इट मीन्स कि ये सारे डॉलर्स ही हैं, फिगर्स ही होंगे। तो सेल्स में से हम क्या करते हैं, सेल्स रिटर्न्स और सेल डिस्काउंट को माइनस करते हैं। सेल्स रिटर्न आपको पता है सेल्स में से ही रिटर्न हुई होती हैं, यानी हमने किसी को उधार पे या किसी को इवन कैश पे भी अगर हमने बेचा है, तो फिर हम क्या करते हैं, अगर कोई चीज़ डिफेक्टिव हो तो उससे वापस ले लेते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो हमारी सेल्स रिटर्न हुई हैं। तो सेल्स रिटर्न और सेल डिस्काउंट जो है ना वो उसमें से माइनस होगा। तो ये सेल्स रिटर्न आपने देखें, तो ये हमारे 10,000 के हैं सेल्स रिटर्न्स। ये रहे हमारे सेल्स रिटर्न 10,000 के, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिए हैं, मेंशन कर दिए हैं। इसी तरह से फिर हमारा जो सेल डिस्काउंट है, ये देखें हमारा सेल डिस्काउंट 600 का, तो वो भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब इसको हम नेट आउट कर लेंगे, बैलेंस आउट कर लेंगे। तो बैलेंस आउट किया तो हमारे पास नेट सेल्स रेवेन्यू आ जाएगा। नेट सेल्स रेवेन्यू यानी कि सेल्स में से हमने सेल्स रिटर्न और सेल डिस्काउंट इन दोनों को माइनस किया, तो हमारे पास क्या $65,400 के हमारे पास अब नेट सेल्स हैं। नेट सेल्स फाइंड आउट किया हमने, इसलिए इसको डबल अंडरलाइन लगा दी, यानी कि ये हमारे नेट सेल्स के बैलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से अब एक पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया। जो मैंने पहले आपको बताया कि इनकम स्टेटमेंट जो होती है ना वो 4 पोर्शंस पे कंसिस्ट करती है। तो उसमें से फर्स्ट पोर्शन जो था वो सेल्स का, कि हमने अपनी नेट सेल्स जो है ना वो फाइंड आउट कर रही है। नेट सेल्स रेवेन्यू जो है ना हमारा अब $65,400। अब इसमें से जो हमने माइनस करनी है, यानी कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, जो हमने इस सेल को जनरेट करने के लिए सेल आउट की, यानी उनकी कितनी कॉस्ट थी। तो उसको हम जो अकाउंटिंग की लैंग्वेज है उसको में हम इसको कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्यों, प्रोडक्ट की कॉस्ट जिनको आपने बेचा। तो उसमें सबसे पहले हम मेंशन करते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री को। अब आप ये कहेंगे कि इन्वेंट्री क्या होती है, क्योंकि आपको ये लग रहा होगा कि इन्वेंट्री तो हम पहली दफ़ा ही सुन रहे हैं। तो इन्वेंट्री का मैं बताता चलूँ, द पोर्शन ऑफ अनसोल्ड प्रोडक्ट, द पार्ट ऑफ अनसोल्ड प्रोडक्ट। क्या आपके पास जितनी प्रोडक्ट थी जिनको आपने बेचना था, अब ज़रूरी तो नहीं है कि वो आपकी सारी की सारी चीज़ें बिक गई हों, तो सारी चीज़ें नहीं बिकती, कुछ ना कुछ उसका पोर्शन आपके पास रह जाता है, तो उसको हम इन्वेंट्री कहते हैं। अब इन्वेंट्री भी दो तरह की होती है, एक होती है ओपनिंग इन्वेंट्री और एक होती है एंडिंग इन्वेंट्री। अब इस एग्जांपल में लेट्स सपोज, जैसा कि आप देख रहे हैं, दिस वाज मंथ ऑफ जनवरी 2000, तो ये हमारा करंट मंथ है जिसमें हम जो बता, अब इसके एंड पे
यानी जैसा कि अब ये हमने अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट यानी 31 जनवरी 2000 तक हमने ट्रांजैक्शंस देखी थी और उसको कंप्लीट जो है ना हमने अकाउंटिंग साइकिल से यानी लेजर भी बनाया, हमने ट्रायल बैलेंस भी बनाया, फिर एडजस्टमेंट भी की, फिर उसके बाद हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी बना चुके हैं। तो दिस इज बेसिकली एज ऑन 31 जनवरी 2000। ठीक है, इसको आप ये कह सकते हैं 31 जनवरी 2000। तो यानी अब जो चीज़ें बची हुई होंगी हमारे पास अनसोल्ड होंगी, ठीक है, प्रोडक्ट विच वी वांट टू सेल बट इट रिमेन्स अनसोल्ड, कि वो नहीं बिकी, ठीक है, तो वो हमारी क्या होगी, एंडिंग इन्वेंट्री होगी। और इसी तरह से जब हम लेट्स सपोज कि हमने यानी हमारा ऑपरेशंस वो पीछे से कंटिन्यू करते और 31 दिसंबर 2019 2019 31 दिसंबर 2019 यानी जो 2000, क्योंकि ये 1 जनवरी से 2000 का हमारे पास ये पूरा प्रोसेस है, लेकिन अगर वो 31 दिसंबर 2019 को अगर हमारे पास जो एंडिंग इन्वेंट्री होगी तो वो अब हमारी यहाँ 1 जनवरी 2000 को वो क्या होगी, हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री होगी। और जो एट द एंड ऑफ 31 जनवरी 2000 बचेगी तो वो हमारी एंडिंग इन्वेंट्री होगी। और 31 दिसंबर 2019 को वो एंडिंग इन्वेंट्री होगी, लेकिन जैसे ही 1 जनवरी में हम उसको बैलेंस शीट में शो करेंगे तो वो हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री होगी। तो एक बात और भी बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो ये मैं आपको बताना भूल गया हूँ, जब हम एडजस्टमेंट्स कर रहे थे, एडजस्टिंग एंट्रीज कर रहे थे, तो उसमें एंडिंग इन्वेंट्री भी यानी एडजस्टमेंट में होता है, तब क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन भी हमारे पास जनरेट हो चुकी होती है कि हमारे पास अनसोल्ड जो चीज़ें हैं वो कितनी बड़ी हुई हैं। अब इन्वेंट्री फाइंड आउट करने के भी डिफरेंट मेथड्स हैं, उनको यानी 3 तरह के मेथड हैं, वो आगे चल के मैं फिर आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको को उसमें इन डिटेल में नहीं ले जाता ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो उसकी भी वहाँ पे एडजस्टिंग एंट्रीज में यानी हमें एंडिंग इन्वेंट्री का पता चल चुका होता है कि हमारी एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है। तो एंडिंग इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट कोई नहीं होती, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट होती है कि उसको किस तरह से हमने ट्रीट करना है। ठीक है, एडजस्टिंग एंट्री उसकी कोई नहीं होती, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन ऑलरेडी जो है ना वो मिल चुकी हुई होती है हमारे पास, क्योंकि हम जब अपने अकाउंट्स को इन डिटेल देखते हैं और उसके बाद हम अपने गोडान जो है और हमारे जो स्टोर है उसको भी जब हम असेस करते हैं तो हमें पता चलता है कि दीज आर दी अनसोल्ड प्रोडक्ट, द पोर्शन ऑफ अनसोल्ड प्रोडक्ट, कि हमारे पास इतने, लेट्स सपोज जैसा कि हमने 10 पंखे खरीदे थे या 10 टेलीविज़न खरीदे हैं, उसमें से 8 बिक गए हैं, तो 2 तो हमारे पास बचे हुए हैं ना, तो वो 2 क्या होंगे, हमारी एंडिंग इन्वेंट्री, उनकी जो कॉस्ट होगी वो एंडिंग इन्वेंट्री कहलाएगी। ठीक है, तो उस एंडिंग इन्वेंट्री की एडजस्टिंग एंट्री कोई नहीं होती, लेकिन अकाउंटिंग में उसकी ट्रीटमेंट है। और वो ट्रीटमेंट ये है कि इनकम स्टेटमेंट में हम उसको यानी जो हमारी परचेजेस होते हैं उसमें से माइनस करते हैं और बैलेंस शीट में एसेट साइड पे हम उसको ऐड करते हैं। बस ये ट्रीटमेंट आपने ना याद रखनी है एंडिंग इन्वेंट्री की, कि एंडिंग इन्वेंट्री को हम इनकम स्टेटमेंट में परचेजेस में से माइनस कर देते हैं, क्योंकि वो परचेजेस का पार्ट होता है लेकिन अनसोल्ड होता है, यानी मीन तो वो बिकी नहीं है, यानी कास्ट ऑफ गुड सोल्ड का पार्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए हम उसको जो है ना सेल आउट नहीं करते, लेकिन जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो एसेट साइड पे उसको जाके हम लिख देते हैं। तो ये अभी आप देखेंगे कि हम किस तरह से करें। और इसी तरह से जो पहले से बची हुई चीज़ होती है, यानी इस 1 जनवरी से पहले जो बची हुई चीज़ें होंगी तो वो क्या कहलाएंगी, ओपनिंग इन्वेंट्री कहलाएंगी। यानी 31 दिसंबर 2019 को अगर कोई चीज़ बची पड़ी है, जब वो 1 जनवरी 2000 में आएगा तो वो क्या कहलाएगी, ओपनिंग इन्वेंट्री। तो इस केस में जो हमारा केस हमने स्टार्ट किया हुआ था, तो यानी वो हमारा कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में
इंक्लूड होती हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री। तो इस केस में हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री कोई नहीं थी, तो हमने यहाँ पे ये 0 मेंशन कर दिया। तो उसके बाद हमारे पास यानी इस पीरियड के दौरान यानी 1 जनवरी से 31 जनवरी के दौरान जितनी हमने परचेजेस की वो इसमें ऐड करते हैं। तो परचेजेस हमने आप देखें यहाँ पे कितने 60,000 के किए हुए हैं, तो ये हमने 60,000 यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक हो गया। ये हम ये देखें, ये थोड़ा सा हमने जो कॉलम है उससे थोड़ा अंदर करके लिखते हैं इसी तरह, क्योंकि हमने इसको इसके साथ बैलेंस, तो ये हमारा एंड बैलेंस है कि एंड रिजल्ट है। बाकी जितने भी प्रोसेस हो वो थोड़ा सा हम पहले करके लिखते हैं। तो ये परचेजेस हो गए हमारे पास कि इस पीरियड के दौरान हमने कितने परचेज किए। ये ओपनिंग इन्वेंट्री पिछले पीरियड से अगर कोई बचा हुआ सामान हमारे पास पड़ा हुआ है तो उसको, तो पिछला इस केस में हमारे पास नहीं है तो इसलिए हमने उसको 0 कर दिया है। ये आपकी याद उसको मैं रिमाइंड करा रहा हूँ आप लोग। अब इसमें हम क्या करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, वी आर गोइंग टू ऐड ट्रांसपोर्टेशन इन और फ्राइट इन। यानी ट्रांसपोर्ट इन जो होता है वो एक तरह का एक्सपेंस होता है। यानी अगर आप परचेजेस अगर हम कहीं से कर रहे हैं तो उसको अपने बिजनेस में लेकर के आने के लिए भी हमें कोई ना कोई एक्सपेंस करना पड़ा होगा। यानी उसको ट्रैवलिंग कॉस्ट तो पड़ी होगी ना, जिसको हम ट्रांसपोर्ट इन कह रहे हैं या फ्राइट इन भी इसको हम कहते हैं। तो वो भी परचेजेस का पार्ट बनता है। यानी वो क्योंकि वो डायरेक्ट कॉस्ट है उस प्रोडक्ट को, जैसे कि हमारा यानी ये था कि हमने टेलीविज़न जो है वो कराची से यहाँ पे मंगवाए हैं, तो उस पे उनको लेकर के यहाँ तक आने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट चार्जेस तो पड़े हैं। तो अब वो जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस होगी वो क्योंकि डायरेक्ट रिलेटेड है परचेजेस से, तो इसलिए हम उसमें इसको ऐड कर लेते हैं उसकी कॉस्ट। तो ट्रांसपोर्ट इन जो है हमारा, तो इस केस में हमारे पास ट्रांसपोर्ट इन भी कोई नहीं है, तो लिहाजा उसको भी हम यहाँ पे 0 कर देंगे। तो अब इसको हम यहाँ पे यानी परचेजेस को नेट आउट करेंगे, तो ये हमारी क्या होंगी नेट परचेजेस, के हमने नेट परचेजेस कितनी की हुई हैं। तो नेट परचेजेस हैं हमारे पास 60,000। तो ओवरऑल परचेजेस जो हमारे पास हैं अब वो 60,000। इसमें से अब हम माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न, ओ सॉरी परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट, कि कितने जो परचेज हैं वो रिटर्न हुए हैं और कितना हमने परचेज डिस्काउंट जो है ना वो अलाउ किया। तो यहाँ पे हमारे पास परचेज डिस्काउंट 500 है और परचेज रिटर्न जो है वो हमारे पास 5,000 है। तो ये परचेज रिटर्न्स कितने हैं जी 5,000 के, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, इनको माइनस करेंगे। इसी तरह से परचेज डिस्काउंट आप देख रहे हैं ये 500 का है, तो वो भी हम यहाँ पे लिख देंगे और इसको अब नेट आउट कर लेंगे। तो 60,000 में से 5,000 भी माइनस किया, $500 भी माइनस किए, तो हमारे पास जो एंड रिजल्ट है अब वो हो गया जी $54,500। तो इसको हम कहेंगे CGS अवेलेबल फॉर सेल। यानी कि ये हमारे पास प्रोडक्ट थी, ये हमारे पास कॉस्ट थी जिन जो कि हमारे पास अवेलेबल फॉर सेल थी, अवेलेबल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। तो इसमें से अब हम माइनस करेंगे एंडिंग इन्वेंट्री, और इस केस में हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री भी नहीं है तो वो भी 0 हो जाएगी। तो अब हमारे पास जो एंड रिजल्ट होगा वो होगा टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इस यानी 60,000 में से 5,000 भी माइनस किया, 500 भी माइनस किया, तो 54,500 एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास यानी 0 है। अब एंडिंग इन्वेंट्री भी इसमें से माइनस करेंगे। एंडिंग इन्वेंट्री की जैसा कि मैंने आपको कहा है कि एडजस्टिंग एंट्री कोई नहीं होती,
इसकी ट्रीटमेंट होती है, और ट्रीटमेंट ये है कि इनकम स्टेटमेंट में हम इसको माइनस करते हैं और बैलेंस शीट में हम इसको ऐड करते हैं एसेट साइड में। तो लिहाजा अब इसको जब यानी हम एंडिंग इन्वेंट्री को माइनस करते हैं तो हमारे पास एंडिंग जो रिज़ल्ट है उसको हम टोटल कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं, और वो हमारे पास एज इट इज़ $54,500 जो है वो आ जाएगा। ओके, टोटल कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अब आप हमारे पास होगी 54,500। अब हमारा क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट, यानी नेट सेल्स रेवेन्यू में से हम कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे तो हमारा क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये $55,400 में से $54,500 हमने माइनस किए तो $10,900 जो हैं वो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो ये हमारा सेकंड पोर्शन जो था वो भी कंप्लीट हो गया। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी सेल्स रेवेन्यू में से कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को जब हम माइनस करते हैं तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, और उसकी वर्थ है अब $10,900। अब नेक्स्ट है, उसमें से हमने माइनस करने हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी इस सेल्स को जनरेट करने के लिए आपको कौन से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बेयर करने पड़े अपने बिजनेस के। तो उसमें सबसे पहला अगर हम यहाँ से देखना शुरू करेंगे कि कौन कौन से हमारे एक्सपेंसेस हैं, तो सबसे पहला क्या है जी, रेंट एक्सपेंस। इट इज़ ऑफ $500। सेकंड है हमारे पास लॉस अकाउंट है हमारे पास यहाँ पे। तो ये हम जो अगला पोर्शन, यानी हमने कहा था ना कि 4 पोर्शंस है हमारे पास, सेल्स रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो प्लस करते हैं हम अदर इनकम और लॉस, कि अगर कोई हमें फर्दर इनकम या कोई लॉस हुआ है तो वो हम यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट में वो करते हैं। तो फोर्थ पोर्शन है, तो इसकी ट्रीटमेंट फिर हम अगले पोर्शन में करेंगे कि कैसे करते हैं, इसको देखते हैं। तो ड्राइंग्स इट्स रिलेटेड टू ऑनर्स इक्विटी पोर्शन, इट्स बैलेंस शीट अकाउंट, तो इसको हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट जी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ $2,000। तो ये $2,000 हमने जो है ना ये मेंशन कर दिए। उसके बाद टेलीफोन बिल एक्सपेंस $3,000, तो वो हमने मेंशन कर दिया। ये हमारे सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं जिन्होंने हमें बिजनेस के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हेल्प आउट किया। इसके बाद हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है $4,000, तो वो हमने मेंशन किए। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है $37 का, तो वो मेंशन किया। उसके बाद हमारे पास बैड डेट्स हैं, तो उनको मेंशन किया। इसके बाद हमारे पास वेजेस हैं एक्सपेंस, तो उनको हम मेंशन करेंगे $2,000। इसी तरह से फिर हमारे पास एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हैं $500 के, तो उनको हमने यहाँ पे लेकर के आए। तो ये सारे हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। इन सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हमने क्या करना है, ऐड अप करना है और उसको क्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या होंगे, नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये $13,837, यानी इन सब को जब हमने ऐड अप किया तो हमारे पास ये एंड रिजल्ट आया है $13,837। तो ये हमारे पास नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं 13,837
$37। तो इसमें हमारा नेट प्रॉफिट क्या है हमारे पास, यानी माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी अब इसको हमने फाइंड आउट किया है। ये हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट था और उसमें से हमने माइनस किए हैं नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो एंड रिजल्ट जो है वो हमारे पास अब, यानी ये नेट प्रॉफिट नहीं है बल्कि ये हमारा नेट लॉस भी आप कह सकते हो। नेट इसको ब्रैकेट में लिखेंगे हम, ये हमारा लॉस है। तो नेगेटिव साइन जो है ये बता रहा है कि हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं बट हमारे जो सेल्स रेवेन्यू क्रॉस प्रॉफिट जो है वो कम है। तो इसलिए हमें -29,037 जो है ना हमें लॉस आ रहा है, $2,937 जो है हमारा लॉस है। तो इस तरह से हम अपना जो नेट लॉस है या नेट प्रॉफिट जो है हम फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हमारे क्या है जी, अदर इनकम और लॉस, कि हमें कोई और इनकम हमने जनरेट की अदर देन हमारे जो जेन्युइन प्रोसेस था, यानी हमारा बिजनेस किस चीज़ का था, सेल ऑफ टेलीविजन्स, कि हम टेलीविजन को सेल कर। अब टेलीविजन के अलावा कोई अदर सर्विसेज दे करके कोई हमने इनकम जनरेट की, हाँ जी की, क्या कौन सी थी, कि हमारे पास ये अर्नड कमीशन था, कि पहले वो अर्नड था लेकिन एडजस्टमेंट के बाद हमने उसमें से कुछ अर्न कर लिया था, कि हमने पार्ट ऑफ कुछ सर्विसेज जो है ना वो प्रोवाइड कर ली थी। तो उसकी जो है ना वो हमारे पास 1000 है, तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे कि अर्नड कमीशन $1000, तो उसको मेंशन करेंगे। और हमारे पास क्या था, ये लॉस अकाउंट, जो कि हमारे कुछ सप्लाईज, ऑफिस सप्लाईज चल गई थी, तो लॉस अकाउंट है, तो वो यहाँ पे हम इसको माइनस कर देंगे अपनी अदर इनकम में से, यहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट। तो लॉस अकाउंट जो है हमारा वो $500 का है, तो यहाँ पे हमने मेंशन किया। इसको नेट आउट करते हैं तो हमारे पास 500 पॉजिटिव, यानी आ जाता है प्लस में जो है ना साइन। अब इसको जब हम नेट आउट करेंगे, हमारा नेट इनकम और लॉस जो है वो है -$2,437, यानी ये 29 में से 500 ये हमारा पॉजिटिव आ रहा था 500, तो इसको जब हमने माइनस किया इसमें से, तो ये हमारे पास माइनस यानी $2,437 आ गए। तो हमारा नेट लॉस या नेट इनकम जो है इस सारे प्रोसेस से, यानी अभी तक हमारा बिजनेस जो है वो लॉस में है, हम प्रॉफिट नहीं बना पा रहे। तो इस सारे ऑपरेशन से हमने नेट लॉस जनरेट किया है और वो है इज इक्वल टू -$2,437। So this is the way that how you could prepare the income statement. It's very simple, it's very easy, it's not as much difficult. You just have to put the right account on the right place, and you need to memorize this pro forma. Now, as I have already mentioned, this pro forma consists of 4 parts. The first part is about sales revenue. The second one is the cost of goods sold. The third one is operating expenses, and the fourth part is about other income or loss. So you just need to have a adjusted trial balance where your accounts are adjusted properly, and you need to put the right account on the right place. As you could see, the sales revenue portion, and then you have to
deduct sales returns and sale discount from the sales revenue, and you would have net sales. Then you need to find the cost of goods sold, the second part, and this uh, portion consists of opening inventory, that is ending inventory on the previous accounting period. तो वहाँ पे ये एंडिंग इन्वेंट्री होती है, और यहाँ पे अब जब नेक्स्ट पोर्ट उसमें आती है अकाउंटिंग पीरियड में, तो वहाँ पे फिर वो ओपनिंग हो जाती है। तो इसको हमने यहाँ पे देखा बैलेंस ज़ीरो है। इसी तरह से परचेजेस फॉर द पीरियड, देन द ट्रांसपोर्ट इन, then you need net purchases, and we deduct purchase return, purchase discount from the net purchases, and we would have cost of goods available for sale. These are the this is the cost of goods available for sale. तो हमारे पास ये अवेलेबल सेल के लिए अवेलेबल थी, और उसमें से हमने माइनस किया है एंडिंग इन्वेंट्री को. Ending inventory in this case is equal to 0. So the total cost of goods sold is about $54,500. Then we match the sales revenue and total cost of goods sold, and we would have a gross profit that is $10,900. Then we need to deduct our operating expenses. So here we have operating rent expenses, administrative expense, and we can find all of these heads in our adjusted trial balance. So we have placed them on their proper place. So we have net operating expenses of $13,837. So our expenses are greater than our revenue. So we are in net loss. It's not a profit, rather it's a negative sign is representing the loss. And you could also put the bracket sign. So it is a net loss. So the other income, the earned commission, and the loss, other loss. This is basically other loss account of $500. Then we net out, and we have a loss of 2,437. This is the way that how you could prepare the income statement. So please try to memorize it so that you could be able to prepare the proper income statement. And this is not as much difficult. You just need to practice 2 or 3 times. You could easily memorize them. So by portion, if you would and learn which account belongs to which portion, then it's so easy. You can prepare the income statement. So for thank you. I hope you have learned income statement, that how it could be prepared, how it is simple, easy way to prepare the income statement. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.